एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया कि कौन सी ऐसी 10 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो लोगों के टॉप 3 प्रायोरिटीज थी। नंबर 1 हैप्पीनेस, नंबर 2 मनी और नंबर 3 थी फ्रीडम। यानी कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लोग खुशी, पैसा और आजादी चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इन तीनों को अचीव कैसे किया जाए, बट इस वीडियो के खत्म होने तक आप होपफुली इन तीनों में से मैक्सिमम को अचीव करना सीख जाओगे। सो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ राहुल, रवि और रोनित से। ये तीनों एक दूसरे के खास दोस्त हैं और बचपन से साथ रहे हैं। तीनों में से जो राहुल है उसका मानना है कि लाइफ में हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज वाई उसका मेन मोटिव यही है कि जैसे ही वो पैसे कमाना शुरू करेगा तो वो उन पैसों का इस्तेमाल अपने दिल को अच्छी लगने वाली चीजों पर खर्च करेगा। जबकि रवि और रोनित की प्रायोरिटी है पैसा और फ्रीडम। तो जैसे ही इन तीनों की स्टडी कंप्लीट होती है तो ये तीनों बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहरों की तरफ मूव करने का प्लान करते हैं। आफ्टर मूविंग टू बिग सिटीज सबसे पहले जॉब लगती है राहुल की और उसको चंडीगढ़ में एक रेप्यूटेड IT कंपनी में जॉब मिलती है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 30,000 रुपए। जैसे ही उसकी जॉब लगती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे बस अब उसके सारे सपने पूरे होने ही वाले हैं। अब वो खुशी महसूस कर सकता है जिसके सपने उसने शुरू से देखे थे। तो जैसे ही उसकी पहली सैलरी अकाउंट में रिसीव होती है तो सबसे पहला काम करता है कि एक अलग से बढ़िया सा फ्लैट लेता है। पहले वो अपने दोनों दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन अब उसको अलग से खुद का फ्लैट चाहिए था। सो उसने फ्लैट रेंट पे ले लिया और अकेला उसमें ठाठ से रहने लगा और इस फ्लैट का रेंट जाने लगा 10 से 12,000 रुपए। बट राहुल के लिए ये कोई मैटर ऑफ वरी नहीं था, क्योंकि उसको पैसे और फ्रीडम से ज्यादा हैप्पीनेस से मतलब था, जो मटेरियलिस्टिक चीजों को हासिल करने से उसको मिलती है। बट क्योंकि ये हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है और जल्दी ही फेड आउट हो जाती है, तो ऐसा ही हुआ राहुल के साथ भी। कुछ दिनों बाद ही फ्लैट की खुशी फीकी पड़ गई और वो फिर खुशी का एहसास करने के लिए और चीजें खरीदने लगा। उसने अपने कलीग्स को देखा जो नई नई गाड़ियों में ऑफिस आया करते थे और बाहर से बहुत खुश दिखते थे। सो राहुल को लगा कि गाड़ी खरीदने से उसको खुशी मिलेगी एंड उसने बस इतना ही देखा और गाड़ी खरीदने शोरूम पहुंच गया और 6 से 7 लाख की एक कार पसंद कर ली। डाउन पेमेंट करने के बाद उसने गाड़ी की EMI बनवा ली जो कि 12 से 13,000 की थी। यानी कि उसकी सैलरी थी 30,000 और खाली फ्लैट रेंट और कार EMI ही मंथली 24 से 25,000 की जा रही थी, जिस वजह से महीने की शुरुआती दिनों में ही उसकी सैलरी ठिकाने लग जाती थी और बाकी का महीना उसको दूसरों से मांगकर गुजारा करना पड़ता था। अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए वो और ज्यादा मेहनत करने लगा और उसने जॉब भी शिफ्ट कर ली, जिस वजह से उसकी सैलरी भी बढ़ी। बट जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ी तो उसने ये नहीं सोचा कि उसको चंद पैसे सेव करने चाहिए, बल्कि उसने सोचा कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसको लाइफ में कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। तो उस खालीपन को भरने के लिए उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसके खर्चे और बढ़ गए, जिस कारण उसको एक दफा फिर से जॉब स्विच करनी पड़ी और वो ज्यादा लंबी शिफ्ट्स भी करने लगा। इससे राहुल की सैलरी तो बढ़ी, बट उसकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा तनाव भी रहने लगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ को वैसा समय और प्यार नहीं दे पा रहा था जैसा उसकी वाइफ उससे डिमांड कर रही थी। फिर उसने सोचा कि अपनी वाइफ को खुश करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। बट क्योंकि उसका दिमाग शुरू से ही यही सोचता था कि खुशी मटेरियल से मिलती है, इसलिए वो जड़ को पकड़ ही नहीं पाया और उसने वाइफ को खुश करने के लिए उसको समय नहीं दिया, बल्कि उसको और खुद को एक नया घर देने का फैसला किया। जिसके बाद वो एक अच्छा घर चंडीगढ़ में ढूंढने लगा एंड फाइनली काफी समय ढूंढने के बाद उसको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई। प्रॉपर्टीज को देखते समय उसके मन में ये भी सवाल चल रहा था कि यार मैं कहां से कहां पहुंच गया, पर क्या मेरे दोस्त भी कुछ बन पाए होंगे या बस धक्के ही खा रहे होंगे। मैं ऐसा करूंगा कि उनको अपने नए घर में इनवाइट करूंगा और उनसे हाल चाल भी पूछ लूंगा। ये सोचता सोचता वो घर के अंदर गया और घर के मालिक से मिला। जैसे ही वो मालिक से मिला तो उसे देख के वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मालिक और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त रवि था। कुछ सेकंड तो राहुल को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि उसने तो ये सोच रखा था कि मेरे दोनों दोस्त कहीं पीछे रह गए होंगे, ना कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज के मालिक होंगे। सो उसने रवि से पूछना शुरू किया कि भाई तेरे पास इतनी महंगी प्रॉपर्टीज कैसे आई? हम दोनों ने तो एक साथ ही कमाना शुरू किया था, तो तेरी ऐसी क्या लॉटरी लग गई? तो रवि ने कहा, यार राहुल कोई लॉटरी नहीं लगी है, बल्कि ये मेरे कुछ डिसीजंस का नतीजा है जो मैंने समय रहते लिए थे। जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा कि चंडीगढ़ के कुछ एरिया अभी भी अंडर डेवलप्ड थे, जहां अगर मैं कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लूं तो आने वाले 5 से 10 सालों में इनकी कीमत अच्छी हो सकती थी। बट मेरे पास एक साथ इतना पैसा नहीं था कि मैं एक रियल एस्टेट खरीद सकता। सो मैंने अपने पापा और अंकल से मेरी इस ड्रीम में इन्वेस्ट करने को कहा। मुझे 15 लाख चाहिए थे, जो मेरे पापा और अंकल के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट था, इसलिए शुरू में उन्होंने मना कर दिया। हाउएवर मैंने जैसे तैसे करके उनको कन्विंस कर लिया और उनसे 15 लाख बोरो कर लिए, और यही वो प्रॉपर्टी है जो आज तुम मुझसे खरीद रहे हो।
15 लाख में खरीदी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 90 लाख रुपए है और इन सालों में मुझे 2% की रेंटल यील्ड भी मिली है इसी सेम प्रॉपर्टी से। और आज मेरे पास चंडीगढ़ जैसी सिटी में 4 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं और मैं अब रिटायर होने का प्लान कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इनफ रेंटल इनकम हो रही है और अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू भी मेरे बिना किसी एफर्ट के डे बाय डे बढ़ रही है। ये सुन के राहुल बहुत हैरान हुआ कि यार इतनी कम एज में रिटायरमेंट, मैंने तो यही सुना था कि 60 की उम्र में ही रिटायरमेंट होती है। फिर उसने रवि से पूछा कि यार हम दोनों तो अपनी लाइफ में काफी आगे हैं, लेकिन रोनित का भी कुछ अता पता है कि नहीं, वो भी कुछ कर रहा है या नहीं? अरे नहीं यार, वो तो काफी अच्छा कर रहा है, वो तो हमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, रवि ने कहा। अच्छा, ऐसा क्या कर रहा है वो? राहुल ने पूछा। रुक, मैं ऐसा करता हूँ, उसको भी बुला लेता हूँ। उसने रोनित को कॉल लगाया और आने का रिक्वेस्ट किया। रोनित भी अपने पुराने दोस्तों से खुशी खुशी मिलने आ गया। रोनित एक प्योर जेंटलमैन दिखाई दे रहा था। सिंपल येट एलिगेंट लुक के साथ उसने अपनी लग्जरी कार से एंट्री मारी। रोनित को देख के राहुल और हैरान परेशान हो गया। उसने तो सोचा था कि ये दोनों कुछ नहीं कर रहे होंगे। हाउएवर इन दोनों का ट्रांजिशन देख के राहुल हक्का बक्का रह गया था। देन राहुल उससे पूछने लगा कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है जो इतनी जबरदस्त लाइफस्टाइल हो गई है तेरी? रोनित ने जवाब दिया कि यार देखो, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, बस सेम चीजों को डिसिप्लिन के साथ लंबे समय से करता आ रहा हूँ, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। फिर भी क्या करता है तू भाई, जरा बता तो सही, राहुल ने पूछा। इस पे रोनित ने उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। उसने बताया कि उसने आज से 15 साल पहले दलाल स्ट्रीट में जॉब करना शुरू की थी और वहीं वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर मुझे इंपॉर्टेंस समझ आई सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। किस तरह बस छोटा सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए में बदल जाता है, मुझे तब पता चला जब मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा। इसलिए शुरू में मैंने बस कुछ पैसे बचाना शुरू किए 50-30-20 रूल की सहायता से, और उन बचाए हुए पैसों को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि ये ऑप्शन सेफ और सिक्योर था और बिगनर फ्रेंडली था। फिर जब मुझे इन पर पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने लगे तो मैंने शेयर्स में भी इन्वेस्ट करने का फैसला किया। मैंने कई सारे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिनमें से मेरे कई शेयर्स ने बहुत खराब परफॉर्म किया, लेकिन बस कुछ एक स्टॉक्स थे जिन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया कि मेरे पैसे बड़ी तेजी से कंपाउंड होने लगे। और आज मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आने वाले 5 सालों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा और फाइनेंशियली फ्री भी हो जाऊंगा। ये सुन के राहुल गहरी सोच में पड़ गया कि यार एक ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री होने का दावा कर रहा है और दूसरा 5 सालों में होने का प्लान कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ? जिंदगी भर बस घर की EMI भरता रहूंगा और ऐसे ही एक दिन मर जाऊंगा। हैप्पीनेस किधर है इसमें? खुश तो ये दोनों हैं जिनकी प्रायोरिटी पैसा और फ्रीडम थी, जबकि मेरी प्रायोरिटी हैप्पीनेस थी और आज ना पैसा है ना फ्रीडम है और हैप्पीनेस का तो नामो निशान तक नहीं है। प्रॉपर्टी के नाम पर लायबिलिटीज बना ली हैं और डेट के ट्रैप में फंस गया हूँ। ऐसे करता हूँ, रोनित से कुछ टिप्स ले लेता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो उसने रोनित से पूछा, भाई यार थोड़ा डिटेल से बता, एक्चुअली तूने ये सब किया कैसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा अमाउंट बन गया? तो फिर रोनित ने बताना शुरू किया, भाई देखो मैंने ये किया, जब मैंने आज से 15 साल पहले नौकरी करना स्टार्ट की तो मेरी सैलरी 25,000 थी। मैंने उस समय 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करके अपनी सैलरी से 5,000 रुपए बचाना शुरू किया और इस 5,000 को मैंने इंडेक्स फंड्स में SIP के जरिए निवेश करना शुरू किया। 5 साल तक मैं इसी सेम स्ट्रेटेजी के तहत निवेश करता रहा। 5 साल बाद मेरा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, सो मैंने स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करने का प्लान किया। मैंने इंडेक्स फंड से सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लिया। लगभग 5 लाख रुपए मेरे बन चुके थे। मैंने ये सारे पैसे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में निवेश कर दिए, बट इतना है कि मैंने स्टॉक्स पिक करने से पहले सही से स्टॉक्स पिक करना सीखा, फंडामेंटल्स एनालाइज करना सीखा और फिर कुछ अच्छे स्टॉक्स में वाइजली पैसों को निवेश कर दिया। बट इतना सब करने के बाद भी केवल मेरे 2 से 3 ही स्टॉक्स थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ग्रो हुए, जिन्होंने मुझको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, जिस कारण मेरा पोर्टफोलियो 25% के एनुअल रिटर्न्स पर ग्रो होने लगा। एंड आज मेरे स्टॉक्स पोर्टफोलियो की वैल्यू 46,57,000 रुपए हो गई है और 5 साल बाद इनकी वैल्यू 1,42,00,000 हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। देन रोनित ने पूछा, लेकिन 1,42,00,000 तो 5 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण कम हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता इतने पैसे इनफ हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, रोनित ने रिप्लाई किया। इसलिए मैं साथ में इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट करता रहा, बट दिस टाइम मैंने SIP का अमाउंट हाई रखा था और मैं ये इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी सैलरी भी बढ़ चुकी थी और मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर रहा था। सो मैंने 30,000 की SIP भी लगा रखी थी, जिसकी आज वैल्यू 74 लाख रुपए हो चुकी है और 5 साल बाद 1,67,00,000 हो जाएगी, विच मीन्स कि इन टोटल मेरी नेटवर्थ आज से 5 साल बाद 3 करोड़ के तकरीब हो जाएगी। इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी इसकी वैल्यू 2 करोड़ से कम तो नहीं होगी और ये पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। मैं 4% रूल का इस्तेमाल करके हर महीने 4% पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ
और अपने लाइफ एक्सपेंसेस इससे निकाल सकता हूँ। तुम भी चाहो तो इस तरह अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो। रोनित ने राहुल को एडवाइस किया। दोस्तों, रवि और रोनित दोनों का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, लेकिन रोनित का तरीका फिर भी ज्यादा प्रैक्टिकल है बिकॉज रियल एस्टेट में एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। बट स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेके रोनित के तरीके से कोई भी निवेश कर सकता है और अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ काम का इससे सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।